हेलो स्टूडेंट। कल इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन के अंदर डुबोते हैं तो उससे वो धातु की छड़ या तो विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या विलयन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है, जिससे उसके अंदर एक विभव उत्पन्न होता है, वो इलेक्ट्रोड विभव होता है। अब वो दो तरह का हो सकता है कि जब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रही है, निष्कासित कर रही है तो ऑक्सीकरण विभव, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो वो अपचयन विभव होता है। तो यानी कि ये आयनों के विभाजन के कारण भी होता है। जैसे मान लीजिए धातु की छड़ है, अब ये धातु की छड़ यदि मान लीजिए विलयन को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर, अब इलेक्ट्रॉन देगी तो धातु की छड़ पॉजिटिव चार्ज वाली हो जाएगी और जो सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिव, से इसके अंदर विभव उत्पन्न हो जाएगा। और धातु की छड़ जब विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उसके आंशिक ऋणावेश और सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव चार्ज, तो इससे उसके अंदर विभव उत्पन्न होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, अब उसके आगे मानक इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव या यूपीएससी के नियम के अनुसार जो अपचयन विभव है उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना गया है, लेकिन इसके लिए मानक परिस्थिति होना जरूरी है। 298 केल्विन ताप, 1 एटमॉस्फेयर ताप और 1 मोलरता सांद्रता होती है। एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जिसके अंदर सभी के इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए गए, तो सभी के अंदर वो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए गए। जैसे किसी के अंदर कॉपर का, तो कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.34 वोल्ट है। Zn का, तो Zn कितना है -0.76 वोल्ट है। इसी तरह से सभी के इलेक्ट्रोड के मान इसके अंदर दिए गए, तो वो जिसके अंदर इलेक्ट्रोड के मान दिए गए हैं मानक इलेक्ट्रोड के, वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो देखो, एक जो कंप्लीट सेल होता है, संपूर्ण जो सेल होता है, वो 2 अर्ध सेल से बनता है। जैसे हमने डैनियल सेल, कैल्विनिक सेल जो बनाया था, उसके अंदर 2 अर्ध सेल थे, तो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था, एक में Zn का इलेक्ट्रोड। 2 जब अर्ध सेल आपस में जोड़ते हैं तब एक कंप्लीट सेल बनता है, और उस कंप्लीट सेल का ही एमएफ या विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। अब यदि मान लीजिए अर्ध सेल बेहिक इलेक्ट्रोड है और उसका ईएमएफ विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हमें कोई ऐसे अर्ध सेल की जरूरत पड़ेगी जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले पता हो कि कितना इलेक्ट्रोड होगा, और उसके साथ जोड़ के हमें इलेक्ट्रोड विभव का मान या ईएमएफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी अर्ध सेल का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए क्या किया कि एक प्लेटिनम का टुकड़ा लिया, एक प्लेटिनम का टुकड़ा लिया और उस प्लेटिनम के टुकड़े को एक प्लेटिनम के तार के द्वारा जोड़ दिया, तार लगाया, उसके अंदर फ्यूज कर दिया, और इस तार को, इस पत्र को एक कांच के आवरण के अंदर बंद कर दिया, कांच के ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। उसके अंदर बंद करके उसे फ्यूज कर दी, हर विभव के द्वारा उसे जोड़ दिया गया, और फिर इसे एक HCl विलयन के अंदर रख दिया, HCl सॉल्यूशन में रख दिया। यानी कि ये तो है कांच का जैकेट, ये है प्लेटिनम का टुकड़ा, और ये जो तार लगाया है वो किस रूप में लगाया है, इलेक्ट्रोड ग्रुप, ये इलेक्ट्रोड।
ये इसे किस सॉल्यूशन में रखा है, HCl सॉल्यूशन। अब यहाँ HCl सॉल्यूशन 1 मोलरता का ही होना चाहिए, वो कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मोलरता का HCl सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इस गिलास जैकेट के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरें और H2 गैस को जब इसके अंदर भरा जाता है तो वो भी एक बार दाब के ऊपर ही बनेगी, वहां जो प्रेशर होना चाहिए वो एक बार होना चाहिए। अब इस तरह से क्या, जब हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर भरा जाता है तो हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर भरा जाएगा तो जो प्लेटिनम होता है अधिशोषक का काम करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा इसको हाइड्रोजन गैस। जब इसके अंदर अधिशोषित कर लेगा उसके अंदर सेल के अंदर ये जो अर्ध सेल है इसके अंदर क्या अभिक्रिया होगी, तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल के अंदर जो सेल अभिक्रिया होगी वो क्या होगी कि हाइड्रोजन जो है उसकी अभिक्रिया होगी एनोड पर, एनोड कैथोड दोनों बढ़ेंगे हम एनोड के ऊपर। अब हाइड्रोजन जो गैस है वो इलेक्ट्रॉन निष्कासन करेगा, अंदर जाएगी इलेक्ट्रॉन निष्कासन करेगी, H प्लस इलेक्ट्रॉन निष्कासन प्रक्रिया हुई एनोड के ऊपर। अब प्रक्रिया कहाँ होगी, कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए। अब सॉल्यूशन के अंदर HCl विलयन का विलयन, तो सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, H प्लस। अब ये H प्लस आयन क्या करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर तो क्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन गैस बढ़ेगी। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन गैस बढ़ेगी। हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेगी तो हाइड्रोजन के गैस विलयन से बाहर निकलने लगे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले विलयन से बाहर निकलने लगे, तो ये इसके अंदर सेल अभिक्रिया होगी। अब इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ये जो इलेक्ट्रोड बनाया, इसे यदि किसी दूसरे अर्ध सेल के साथ जोड़ दिया जाए तो इसके साथ में फिर दोनों का ईएमएफ विभवांतर जो है वो ज्ञात किया जाता है। अब इसका जो इलेक्ट्रोड विभव माना गया, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट स्वेच्छा से माना गया है। ये जो इलेक्ट्रोड विभव माना है ये स्वेच्छा से, SHC का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0.00 वोल्ट ये माना है। अब 0.00 वोल्ट वाले किसी अर्ध सेल को दूसरे अर्ध सेल के साथ में जोड़ेंगे तो जितना उसका अंतर आएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के जितना अंतर आएगा वही उस अज्ञात सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो जाएगा। तो इसका कितना है 0.00 वोल्ट। तो इस तरह से इसको साथ में जोड़ के उस इलेक्ट्रोड का मान ज्ञात कर लिया जाता है, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया जाता है। अब ये जो SHC है इसे एनोड और कैथोड दोनों के रूप में जोड़ा जा सकता है, किधर भी जोड़ देता है, एनोड के रूप में जोड़ ले या कैथोड के रूप में, दोनों के रूप में जोड़ा जा सकता है। अब इस सेल को निरूपित कैसे करते हैं, लिखते कैसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका है, प्लेटिनम, गैस कौन सी भरी, हाइड्रोजन गैस, कितने प्रेशर के ऊपर, 1 बार दाब के ऊपर, विलयन में कौन है, H प्लस आयन, सांद्रता कितनी है 1। इस तरह से इस सेल को निरूपित कर, इस तरह लिख, तो ये सेल का निरूपण, ये सेल किसी दूसरे सेल का निरूपण करना हो तो किस तरह करेंगे, ये मान लीजिए 2 अर्ध सेल है, उनको लेफ्ट साइड में तो एनोड, राइट साइड में कैथोड को लेते हैं, तो इनकी एक ही है, एक अर्ध सेल है तो सरल लिख दिया। अब इसे मान लीजिए दूसरे अर्ध सेल के सामने जोड़े कंप्लीट सेल इस तरह बढ़े, तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से यदि हमें किसी अर्ध सेल का ईएमएफ ज्ञात करना हो तो किस तरह ज्ञात करेंगे, जैसे Zn से Zn प्लस 2 अर्ध सेल क्या ईएमएफ SHC के द्वारा ज्ञात कीजिए। ये अर्ध सेल दिया गया है और इसका ईएमएफ ज्ञात करना है। देखो, ज्ञात करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ई सेल बराबर क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट या एनोड माइनस कैथोड, ठीक है। अब एनोड माइनस कैथोड लेते हैं। अब Zn से Zn प्लस 2 घट,
Zn टू Zn प्लस इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निष्कासित होते हैं एनोड से, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं कहाँ पे, कैथोड के ऊपर। अब एनोड और कैथोड की जो पहचान करो तो एनोड कैथोड की पहचान में पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे से नहीं करनी। हमें एनोड और कैथोड को कैसे पहचानना है कि एनोड कौन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, या फिर जहां ऑक्सीकरण हो वो सिरा कौन सा होता है, एनोड होता है। और कैथोड कौन सा होता है, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या जहां अपचयन होता है, ये सिरा होता है कैथोड। तो राइट माइनस लेफ्ट, यानी हमेशा राइट साइड में कैथोड जुड़ा होगा, लेफ्ट साइड के अंदर एनोड जुड़ा होगा, इस तरह लिखेंगे, या फिर एनोड माइनस कैथोड लिख देंगे। अब इसे निकालना है, लिखेंगे Zn से Zn प्लस इलेक्ट्रॉन निष्कासन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है एनोड है, तो एनोड है तो एनोड के रूप में Zn से Zn माइनस कैथोड के रूप में कौन ले लिया हमने, ऐसा। तो दोनों के रूप में जोड़ देते हैं, एनोड भी बना सकते हैं इसे, कैथोड भी बना सकते हैं। अब ये दोनों अर्ध सेल आपस में जुड़ दी, जैसे हमारे अर्ध सेल एक ही हो गया और एक इधर लिखी हमने, जैसे इधर लिखना है हमें यहाँ, न्यू Zn का सॉल्यूशन जिंक है, इसे और इस दोनों एक स्विच के द्वारा और एक वोल्टमीटर के द्वारा। अब देखो Zn इलेक्ट्रोड है, Zn सॉल्यूशन। अब लेफ्ट माइनस राइट है, Zn प्लस से ऐसा। जब दोनों को जोड़ा तो यहाँ विभव मापी यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया या विभवांतर नोट किया दोनों का, ये दोनों लगा दिए, और दोनों का जब विभवांतर नोट किया तो ई सेल का जो मान आया वो आया 0.7। दोनों जो अर्ध सेल हैं उनका विभव का जब अंतर नोट किया तो वो 0.7 वोल्ट। Zn से Zn माइनस कितना 0.0 ऐसा जी का यहाँ जो वैल्यू थी वो नेगेटिव, इसकी मिसाइल का जो मान आया माइनस 0.76 वोल्ट आया, और ये एनोड हो गया, ये कैथोड। तो Zn से Zn प्लस 2 के इलेक्ट्रोड का मान माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से उसके अर्ध सेल की EMF की गणना कर ली जाती है, यानी कि राइट माइनस लेफ्ट के रूप में जोड़ के एनोड माइनस कैथोड करके EMF याद कर लिया जाता है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो लगभग उसी की, जो जितना आई सेल आएगा वो ही उसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि इसका तो मान 0 है तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कॉपर का और दूसरे का किसी भी अर्ध सेल को उसके साथ में जोड़ के उसके इलेक्ट्रोड की गणना की जाती है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या क्या काम आता है वो हो गया सर। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है जिससे जो EMF की गणना की जाती है वो सही गणना नहीं हो पाती, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के आसपास जो सांद्रता है वो परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि इससे पुनरुत्पादनीय जो सही वैल्यू आती है EMF की वो नहीं आ पाती, क्योंकि इसका जो ताप गुणांक होता है वो भी ज्यादा रहता है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए इसका ताप गुणांक बहुत ही कम, या फिर इसके अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसके अंदर हो वो भी होना चाहिए। इसके अंदर 2-3 कमियां हैं, इस कारण से सही EMF की गणना नहीं हो पाती है। तो सही EMF की गणना करने के लिए एक मानक वेस्टर्न सेल बनाया है जिससे सही EMF की गणना की जाती है, तो उसको पढ़ेंगे। अब तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से EMF की गणना किस तरह की आती है वो बता। अब दोनों सेल जोड़ दिया जाता है,
अब कंप्लीट सेल का निरूपण किस तरह करते हैं? कंप्लीट सेल का निरूपण किस तरह करते हैं? जैसे यही था, अब इस साइड को एनोड रखते हैं, उस साइड कैथोड रखते हैं। एनोड के रूप में Zn था, तो लिख दिया हमने Zn से Zn+, एक अर्ध सेल हो गया। फिर दूसरा अर्ध सेल उस साइड लेंगे, दूसरा अर्ध सेल कौन है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे किस तरह लिखते हैं? प्लैटिनम H2 गैस दाब एक बार और H+ आयन और सांद्रता 1। तो ये कंप्लीट सेल का निरूपण है। तो ये कंप्लीट सेल का निरूपण है। अब जैसे मान लीजिए डैनियल सेल ही, कि डैनियल सेल का निरूपण कैसे करें? डैनियल सेल के अंदर हमने सेल अभिक्रिया लिख ले कि एनोड की अभिक्रिया जो होती है एनोड पर, वो होती है Zn से Zn+ तो प्लस में इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन। अभिक्रिया होती है कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर कॉपर प्लस को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, कॉपर ग्रहण, ये अभिक्रिया उसके अंदर होती है। अब इस डैनियल सेल का निरूपण करना हो तो हमें इस साइड पे किसको रखना है? एनोड, उस साइड किसको रखना है? कैथोड को। अब एनोड कौन है? Zn से Zn+, कैथोड कौन है? कॉपर प्लस से कॉपर का परमाणु कैथोड के ऊपर बनाए थे। इधर रखा था हमने Zn, उधर रखा था कॉपर, फिर दोनों को जोड़ा गया, तो ये था एनोड, ये था कैथोड। अब इस अर्ध सेल का निरूपण, टोटल सेल का निरूपण करना, तो Zn से Zn+, ये तो हो गया N। दूसरा अर्ध सेल है कॉपर प्लस 2 ये हो गया। तो ये इस डैनियल सेल का, कंप्लीट डैनियल सेल का निरूपण है। इस तरह से डैनियल सेल को लिखा जाता है। तो ये कंप्लीट सेल का निरूपण इस प्रकार हम करते हैं। तो इसी को भी आपने जोड़ के डाल दिया। अब जैसे है प्लेटिनम H2 गैस एक बार दाब H+ आयन 1 मोलरता सांद्रता और कॉपर प्लस 2 कि इस सेल में कॉपर प्लस 2 से कॉपर के आधे सेल जो है उसके ईएमएफ की गणना इससे कर दी। तो इनकी कंप्लीट सेल जोड़ दिया, ये तो एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो दोनों के अंतर को इस तरह से लिखेंगे, एनोड माइनस कैथोड। अब आगे है ये तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। बताया जो मानक इलेक्ट्रोड हो, मानक इलेक्ट्रोड हो क्या था कि मानक इलेक्ट्रोड हो कि आईपीएससी के नियमों के अनुसार जो अपचयन विभव उसे मानक इलेक्ट्रोड हो माना गया और 298 केल्विन ताप और 1 एटमॉस्फेयर दाब और 1 मोलरता सांद्रता के ऊपर जो अपचयन विभव होगा वो उसका मानक इलेक्ट्रोड होगा। तो अब ये जो मानक इलेक्ट्रोड है, इन मानक इलेक्ट्रोड के मान वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर लिखे गए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, एक श्रेणी बनाई गई वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके अंदर सभी के मानक इलेक्ट्रोड के मान रखे गए हैं। इन सभी के मानक इलेक्ट्रोड के मान रखे गए हैं, तो वो मान नेगेटिव से लेके और पॉजिटिव की तरफ रखे गए। मान जो रखे गए हैं वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ रखे गए। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रखे गए हैं, तो यहाँ सबसे नेगेटिव मान जो होता है वो लिथियम का होता है, और लिथियम के इलेक्ट्रोड का मान होता है -3.05 वोल्ट। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो मान होता है वो क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का होता है 2.87 मान है। अब ये जो इलेक्ट्रोड के मान है इनका क्या महत्व है, क्या काम आते हैं, तो इनके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि जैसे जिसके इलेक्ट्रोड का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जितना ज्यादा मान नेगेटिव आएगा उतना ही ज्यादा वो अपचायक आएगा। जिसके इलेक्ट्रोड का मान जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही अधिक टॉक्सिक आएगा।
तो यानी कि जैसे लिथियम है, तो लिथियम में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबलतम अपचायक होता है, और जो क्लोरीन होता है वो प्रबलतम में ऑक्सीकारक होता है। तो ये प्रबलतम अपचायक होंगे जिनके मान बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, और प्रबलतम ऑक्सीकारक होंगे। तो इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबलतम अपचायक गुण है लिथियम है, और प्रबलतम ऑक्सीकारक गुण है क्लोरीन। तो इस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आएंगे तो उसके ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे, और पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे तो अपचायक गुण बढ़ेंगे। तो ये हो गया। अब जिनके इलेक्ट्रोड के मान नेगेटिव होते हैं उनको ज्यादातर एनोड के रूप में लेते हैं, यानी कि इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिनके मान जितने ऊपर की तरफ होंगे वो ज्यादा एनोड के रूप में काम में ले जाते हैं, क्योंकि वो उतने ही अधिक सक्रिय होते हैं। इनके मान जितने ज्यादा नेगेटिव होंगे उतने ज्यादा सक्रिय होते हैं, इलेक्ट्रॉन निष्कासन की क्षमता ज्यादा रहती है, तो एनोड के रूप में काम आते हैं। जिनके इलेक्ट्रोड के मान नीचे की तरफ आते हैं, जो नीचे की तरफ आते हैं इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर, वो कैथोड के रूप में काम में लिए जाते हैं। और जिनके इलेक्ट्रोड के मान बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं वो बहुत या फिर कहेंगे वो क्रियाशील नहीं होते, दूसरों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, वो ज्यादातर क्रियाशील ही होते हैं, बहुत कम क्रिया कर पाते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोड के मान बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। अब जिनके इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का मान 0.0 वोल्ट। अब इस 0.0 वोल्ट से ऊपर जो आएंगी, जो भी धातुएं आएंगी, वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासन कर सकती है, लेकिन इससे जो नीचे आएंगी वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित नहीं करेंगी। जैसे Zn, अब Zn की अभिक्रिया H2SO4 से करा दी जाए तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी, लेकिन यदि कॉपर धातु की अभिक्रिया H2SO4 से कराएंगे तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Zn के इलेक्ट्रोड का मान तो माइनस 0.76 वोल्ट है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड का मान प्लस 0.34 वोल्ट, यानी कि जिसके इलेक्ट्रोड के मान 0.0 वोल्ट से ऊपर आएंगे, हम मानते हैं कि नेगेटिव में आएंगे, वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। अब यदि वातावरण के अंदर भी रखा जाए तो इनकी से नीचे आने वाले धातु वातावरण खुला में छोड़ा जाए तो जल्दी से खराब नहीं होती, लेकिन उससे ऊपर जिनके मान नेगेटिव रहते हैं तो वो खराब होने लगती है, जंग लगने लगता है। जैसे लोहा है उससे जंग लगने आता है, तो क्योंकि वो वातावरण के साथ विक्रिया कर लेते हैं, फिर वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ये सब इसके महत्व। अब आगे है कि इलेक्ट्रोड योग के सही मापन के लिए कौन सा सेल बनाया गया? मानक वेस्टर्न सेल बनाया। एसएचजी के द्वारा सही ये विभव की गणना नहीं हो पाती है, इसलिए कौन सा सेल बनाया? मानक वेस्टर्न सेल बनाया। अब मानक वेस्टर्न सेल जो बनाया तो उसके अंदर एक एच आकार की कांच की नली ली, इस तरह से एच का है, और इसके अंदर नीचे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए इधर राइट साइड में कैडमियम अम्लगम को भर दिया है। उसके ऊपर मान लीजिए यहां तक कैडमियम सल्फेट 8/3H सॉल्यूशन को भर दिया, और ऊपर शेष भाग के अंदर कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भर। इधर मर्क्यूरस सल्फेट है J2SO4 का सॉल्यूशन भरा गया। उसके ऊपर यहां तक कैडमियम सल्फेट 8/3H2 का सॉल्यूशन, और शेष भाग में उसी तरह
कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भर दिया। अब ये जो सेल बनाया ये मानव वेस्टर्न सेल। अब इसके जब इलेक्ट्रोडों को जोड़ा गया इसके इलेक्ट्रोडों को जोड़ा गया तो इस सेल के अंदर क्या विक्रिया हुई, विक्रिया कहाँ होगी, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निष्कासन होगा पहले। तो इसके अंदर जो कैडमियम वाला सिरा है वो एनोड का काम करता है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। तो मानक वेस्टर्न सेल बताने, मानक वेस्टर्न सेल के अंदर राइट साइड के अंदर नीचे कैडमियम अम्लीय भर दिया जाता है, उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट 1/3SO का सॉल्यूशन भर दिया जाता है, उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भर दिया जाता है। और लेफ्ट साइड की जो नली होती है उसके अंदर मॉलिक्यूलर सल्फेट Hg2SO4 का सॉल्यूशन भरते हैं नीचे, उसके बाद में कैडमियम सल्फेट 1/3SO का सॉल्यूशन, उसके बाद कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भरते हैं। अब जब दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है तो उसके अंदर बाद सेल के अंदर क्या विक्रिया होती है, तो एनोड का काम कौन करता है, कैडमियम अम्लीय की तरफ एनोड का काम करता है इलेक्ट्रोड, और जहां मर्क्यूरियल सल्फेट भरा गया Hg2SO4 वो कैथोड का काम करता है। अब देखिए एनोड के ऊपर क्या विक्रिया होती है, तो कैडमियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन निष्कासन कर कैडमियम प्लस को इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। अब कैथोड के रूप में इधर Hg2SO4 है। अब Hg2SO4 है, ये क्या कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Hg यहाँ प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण का 0 में जाएगा, 2Hg 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Hg का निर्माण कर लेंगे, प्लस बचेगा पूर्ण SO4 माइनस। अब यदि सेल की टोटल रिएक्शन लिखें, टोटल विक्रिया क्या हुई है इसके अंदर, तो कैडमियम प्लस में Hg2 SO4, उधर कौन बढ़ा, कैडमियम प्लस इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए, और 2Hg और प्लस में SO4 माइनस, टोटल विक्रिया होगी। या फिर दोनों को जोड़ भी सकते हैं, कैडमियम प्लस 2SO4 माइनस, तो क्या बढ़ जाएगा, कैडमियम सल्फेट, या लिख दें हम कैडमियम प्लस में Hg2SO4 कैडमियम सल्फेट प्लस में 2H, इस तरह। तो इस सेल के अंदर पूरा विक्रिया होगी। अब ये तो होगी मानक वेस्टर्न सेल के अंदर अभिक्रिया। अब इस मानक वेस्टर्न सेल से हमें तो सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, किसी भी अदर सेल का ईएमएफ अज्ञात, जो कोई भी अज्ञात सेल है उसका ईएमएफ ज्ञात करना है। उसका ईएमएफ ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया है, होकेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात किया जाता है। उस अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए विभव मापी का उपयोग करते हैं, और उस विभव मापी की सहायता से कैसे उस अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, विभव मापी ले लिया जाता है जिसके अंदर विभव मापी केस स्लाइड में देख रहे हैं ना क्या होंगे कि वैसे उसके अंदर वैल्यू लिखी होगी दोनों तरफ 10 20 30 इस तरह से। ये हो गया। अब इस विभव मापी को किसी बैटरी के द्वारा, जैसे शीशा सनसाइड सेल इन्वर्टर या गाड़ियों की बैटरी होती है, उस बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है, इसका विभव ज्यादा हो। ऐसे बैटरी जोड़ेंगे तो इसका विभव ज्यादा हो। सी बैटरी के द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। जब सी बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है कि मान लीजिए तो इसका ए सिरा है, ये बी सिरा है, तो ए से बी तक विभव इसके अंदर प्रवाहित हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसके इधर ए से रेडियो, जो अज्ञात सेल है कि
मान लीजिए x है अज्ञात सेल। अब अज्ञात सेल को यहाँ जोड़ते हैं, इस अज्ञात सेल को संपूरक के द्वारा S और गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ते हैं। उसके बाद में एक जोकी के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ देते हैं। अब इस जोकी को बी पॉइंट पे टच कराते हैं, ठीक है, बी पॉइंट पे टच कराएंगे तो इस पूरे के अंदर क्या है, ए से बी तक जो सी बैटरी है उसका विभव इसके अंदर फैला हुआ है। अब बी पॉइंट इससे इनकी इस अज्ञात सेल के विभव को इसके विपरीत ए से बी तक प्रवाहित हो रहा है। अब इसके विपरीत बी के ऊपर टच प्रवाहित कराते हैं। अब बी के ऊपर जब इसमें टच कराएंगे इस जोकी को, यानी कि इधर कम करने लेके आएंगे, यानी कि जो सी बैटरी का विभव है उसके विपरीत इस विभव को जोड़ा जाता है। अज्ञात सेल के विभव को जो सी बैटरी है उसके विभव के विपरीत जोड़ते हैं। जब विपरीत जोड़ेंगे तो यानी कि यहाँ भाग इस भाग के ऊपर टच कराया जाए, कम करते लेके आ रहे, इधर लेके आ रहे, इधर लेके आ रहे। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जहां इस बैटरी और इस बैटरी दोनों का विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब विभव इसका बराबर हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो विक्षेप आ जाएगा, शून्य विक्षेप आ जाएगा। अब जहां शून्य विक्षेप आएगा उस पॉइंट को नोट कर लेंगे। जैसे इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए शून्य विक्षेप आ गया, शून्य विक्षेप आ गया तो यहां से और यहां तक की लंबाई नोट कर लेंगे, जैसे L लंबाई होगी, और इस पॉइंट को लिख दिया D पॉइंट। यानी कि अज्ञात सेल जो होता है उसके विभव का करते हैं तो सी बैटरी का विभव उसके विपरीत में लगाते हैं, विपरीत में लगाते हैं तो जो विभव पात आएगा वो विभव पात इस सेल का विभव हो जाएगा। जैसे यहां से यहां तक जो विभव है वो विभव इसके बराबर है इस अज्ञात सेल के विभव के बराबर, क्योंकि यदि इस बैटरी का विभव हम कम लेंगे तो इसका ज्यादा होगा तो विभव बात नहीं आएगा। इसलिए सी जो बैटरी ली गई है उसका विभव अधिक होना चाहिए और इसका विभव कम है, इसलिए यहाँ पे जोड़ा तो जो विभव में कमी हुई यहाँ से यहाँ तक जो विभव है वो किसका है, एक्स बैटरी का विभव। तो इसका विभव क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी, ए से डी तक इसकी लंबाई होगी। तो ए से डी तक की लंबाई का जो विभव है वो एक्स बैटरी का विभव। अब तक तो याद नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, दूसरा बड़ा जो सेल था वो था मान्य वेस्टर्न सेल। अब मान्य वेस्टर्न सेल ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे शॉर्ट लिख रहे हैं। अब इस मान्य वेस्टर्न सेल के द्वारा उसी तरह मान्य वेस्टर्न सेल को तार के द्वारा जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर साथ में कुंजी के द्वारा जो जोकी के द्वारा जोड़ा जाता है, और इसको भी कहां लगाएंगे, इसके विपरीत लगाएंगे, इधर कम करके लेके आएंगे। मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यहां से और यहां तक का जो विभव पात है वो किसका हो गया, मान्य वेस्टर्न सेल का विभव हो गया। इसको नोट कर लिया, ये कौन है, डी डैश। और यहां से और यहां तक की जो लंबाई हो गई वो क्या मान ली, एल डैश। अब इस एक्स जो बैटरी है इसका विभव कैसे ज्ञात करें, देखो इस एक्स बैटरी का जो विभव है वो क्या माना हमने, EX। अब वो EX किसके बराबर है, ए से डी तक जो लंबाई में विभव फैला हुआ है इसकी बैटरी का, उसके बराबर है। तो EX समानुपाती किसके है, AD। तो विपरीत लगाया, यहां से कम करते हैं, यहां जाके शून्य विक्षेप आया, यानी कि इस बैटरी का और ए से डी तक जो विभव है वो दोनों क्या हो गए थे, बराबर हो गए, इसलिए यहाँ पे शून्य विक्षेप आया। तो ए से डी तक जो विभव फैला हुआ है वो विभव एक्स बैटरी का, क्योंकि EX समानुपाती हो गया AD। अब इसी तरह मान्य वेस्टर्न सेल का विभव ES वो समानुपाती किसके होगा, L डैश के, या फिर A से और D डैश, A D डैश। लिख दिया यहाँ। अब EX बराबर हो गया AD और ES बराबर हो गया AD, या EX अपॉन ES बराबर किसके, AD अपॉन AD। याद क्या करना है, EX, तो EX बराबर क्या हो जाएगा, AD अपॉन AD डैश इंटू ES। अब AD और AD डैश इनकी वैल्यू तो कहां से मिल जाएगी हमें, विभव मापी से मिल जाएगी। ए से डी तक कितनी लंबाई हो इसके अंदर लिखा होता है,
ए से 80 डैश तक की लंबाई वो भी लिखा हुआ है। अब ईएस मानक वेस्टर्न सेल का विभव, तो ईएस जो है मानक जो वेस्टर्न सेल है उसका विभव होता है 1.0183 वोल्ट। ठीक है, यानी कि एडी लिखेंगे, एडी डैश लिखेंगे, ईएस का मान कितना है 1.0183 वोल्ट मान रखा है यहाँ। एक्स जो बैटरी है उसका विभव ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से मानक वेस्टर्न सेल के द्वारा विभव ज्ञात किया जाता है, या विभव जो ईएमएफ है वो ज्ञात किया जाता है। अब एक होता है विभवांतर और एक होता है सेल विभव या ईएमएफ। उन दोनों में अंतर क्या होता है, तो यहाँ तक बात होगी। अब ये लिखते हैं सेल विभव या विद्युत वाहक बल, ये ईएमएफ। सेल विभव या विद्युत वाहक बल क्या बताया, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है। बताना है कि जैसे दो अर्ध सेल आपस में जुड़े हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर है वो कौन है, विद्युत वाहक बल। अब एक होता है विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर। तो फिर दोनों क्या हो गए, बल हो रहे, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। देखो सेल विभव या विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यदि सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब है यदि परिपथ खुला है, खुला परिपथ है, जब सेल के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर आएगा, या दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर या विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, ईएमएफ। जब धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो साथ में ईएमएफ की जो गणना की जाती है वो विभव मापी से की जाती है। ज्यादातर इलेक्ट्रोड ईएमएफ को किससे ज्ञात किया जाता है, विभव मापी से ज्ञात किया जाता है। विभवांतर क्या होता है, जब सेल में धारा प्रवाहित हो रही, या फिर कहें परिपथ कैसा है, बंद परिपथ, तो उस समय विभव का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, विभवांतर। दोनों इलेक्ट्रोड का अंतर क्या आएगा, विभवांतर आ जाएगा। और विभवांतर का मान जो है वो वोल्ट मीटर से ज्ञात किया जाता है। तो ईएमएफ को किससे नापा जाता है, विभव मापी से, और विभवांतर को किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से। ईएमएफ कब होता है, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही, खुला परिपथ है। विभवांतर कब होता है, जब धारा प्रवाहित हो रही है, बंद परिपथ होता है, तो वो विभवांतर होता है। तो यहाँ पे मानक वेस्टर्न सेल बताया और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से सही गणना नहीं होती है ईएमएफ की, इसलिए कौन सा सेल बनाया गया, मानक वेस्टर्न सेल बनाया गया। और मानक वेस्टर्न सेल के सिद्धांत में कार्य करता है वोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत में कार्य करता है। इसके अंदर एक विभव मापी जो होता है उसे एक बड़ी बैटरी सी के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे ए से डी तक, ए से बी तक इसमें संपूर्ण विभव फैल जाता है। अब इस विभव के विपरीत अज्ञात सेल का विभव लगाते हैं। इसके बाद जो विभव मान आता है वो सेल का विभव होता है, इसलिए एक समानुपाती एडी हो गया। इसके बाद में मानक वेस्टर्न सेल को भी इसी तरह जोड़ा जाता है, वो भी उस विभवात के समानुपाती होगा। इसके बाद में एक्स की गणना की जाती है। इस एस होगा मानक वेस्टर्न सेल का विभव है, तो फिक्स होगा 1.0183 वोल्ट होता है। तो ये हो गया।